आज राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर कुछ सीमित हमले करने का फैसला किया है और वे यही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि सीमित हमले ऐसे दुश्मन के खिलाफ निवारक प्रभाव पैदा नहीं करते जो दृढ़ संकल्पित हो, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो, जो एक अस्तित्वगत खतरे के खिलाफ लड़ रहा हो। खैर, आज 30 जुलाई है। इस महीने का आखिरी दिन, एक ऐसा महीना जिसमें नाटकीय रूप से तनाव बढ़ा, जिसमें अवसर सामने आया, उम्मीद की किरण जैसी सोच के रूप में। लेकिन फिर बहुत जल्द हमने देखा कि वह उम्मीद किसी बहुत स्थिर आधार से जुड़ी नहीं थी। आज हमारे साथ एक अतिथि वक्ता है जो हमारे चैनल के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। हम सभी ने उन्हें इस क्षेत्र पर अपने बेहद पैने अवलोकन के आधार पर अपना विशिष्ट दृष्टिकोण देने के लिए आमंत्रित किया है। उनका नाम प्रवीण स्वामी है और मैं पूरे दिन से उन्हें सुनने का इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन है कि इस क्षेत्र के इन बेहद महत्वपूर्ण उतार चढ़ावों और बदलती गतिशीलताओं के बारे में वह जो कहेंगे आपको बहुत पसंद आएगा। तो स्वागत है प्रवीण। Afal aber fast to pass some booger fall. When we step sign, it's okay. You are now addressing a global audience that is eager to hear you. Thank you, Zulfikar, so much for having me on your show. जुल्फिकार, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं शुरुआत एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से करता हूँ, और वो परिप्रेक्ष्य ये है कि पश्चिम एशिया में युद्ध अब छठे महीने में प्रवेश कर चुका है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम इस युद्ध के सभी प्रमुख खिलाड़ियों को समझें। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आखिर क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? ईरान की क्या है? इजरायल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की क्या है? पाकिस्तानियों की इसमें क्या भूमिका है? और जीसीसी देशों की क्या भूमिका है? और मैं यही करने जा रहा हूँ। जैसे जैसे हम छठे महीने में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आपको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य दूंगा। अब पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, और पृष्ठभूमि ये है कि आज की दुनिया बहुध्रुवीय है। तो आज दुनिया में 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, चीन और रूस, और 2 महाशक्तियां, चीन और रूस, ईरान का पूरा समर्थन कर रही हैं। अब दूसरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि यह युद्ध अमेरिका में बेहद अलोकप्रिय है। मैं हाल ही में एक सर्वे देख रहा था, प्यू का, मुझे लगता है कि वह प्यू का सर्वे था, जिसमें कहा गया है कि करीब 60 से 68% लोग नहीं चाहते कि ये युद्ध जारी रहे। आप अमेरिका में हैं। जो रिपोर्टें हमें मिल रही हैं, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तेल और गैस की या तो कमी है या उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई बहुत ऊंची चल रही है। और ये भी याद रखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ समय पहले खुद कहा था कि वह दूसरे राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर नहीं बनना चाहेंगे, यानी ऐसे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल में महामंदी आई थी। इसलिए यह उनकी एक चिंता है। उनकी दूसरी बड़ी चिंता यह है कि वह हारने वाले के तौर पर नहीं दिखना चाहते। जब हम ये सब समझ लेते हैं तो अब देखते हैं कि उनकी प्राथमिकता आखिर क्या है। तो मेरा आकलन है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता पेट्रोडॉलर को बचाना है, और पेट्रोडॉलर को बचाने के लिए उनकी प्राथमिकता होर्मुज़ जलदमर्मद है। होर्मुज़ जलदमर्मद टोल फ्री होना चाहिए, और यह वैसा ही होना चाहिए जैसा 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले था। तो ये उसकी प्राथमिकता है, और इसी वजह से हाल ही में ऐसी रिपोर्टें आईं कि अमेरिकियों ने पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह अथॉरिटी हाल ही में ईरान और ओमान ने बनाई थी, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और ईरानियों से जुड़ी 2 अन्य बीमा कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो जब हम उसकी प्राथमिकता को समझते हैं, जो कि पेट्रोडॉलर है, और मैंने इन पेट्रोडॉलरों को समझाया है, इसलिए मैं यहाँ विस्तार में नहीं जाऊंगा। बस इतना कहूंगा कि पूरा अमेरिकी साम्राज्य पेट्रोडॉलर पर टिका हुआ है। अगर पेट्रोडॉलर नहीं रहते हैं तो अमेरिका के $39 ट्रिलियन के राष्ट्रीय कर्ज को देखते हुए उसके लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखना या स्थिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसका उसकी सैन्य ताकत पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
इसलिए पेट्रोडॉलर बिल्कुल निर्णायक है। military power as well. So petrodollar is absolutely significant. Once we understand this, then the जब हम इसे समझ लेते हैं तो दूसरी स्वाभाविक तार्किक बात यह है कि वह होर्मुज जलमध्य को खुला रखना चाहता है, और साथ ही यह महत्वपूर्ण है कि समय समय पर वह जो धमकियां देता रहा है उनमें उसने एक बार फिर धमकी दी है कि वह ईरान पर ऐसे बम बरसाएगा जैसे पहले कभी नहीं बरसाए गए। उसने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे यह संकेत मिलता है कि वह ईरान के ऊर्जा ढांचे और अहम बुनियादी ढांचे पर बमबारी करेगा। वह अच्छी तरह जानता है कि ईरान भी वैसा ही जवाब देगा, और जब वो जवाबी कार्रवाई होगी तो पूरी दुनिया जानती है कि जीसीसी देशों, उनकी ऊर्जा व्यवस्था, उनके अहम ढांचे और उनकी सुविधाओं का क्या होगा। और हम जानते हैं कि जीसीसी देशों के पास तेल और गैस के अलावा लगभग कुछ भी नहीं है। उनके पास पानी नहीं है। वे समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। they don't have water, they use the desalination plants, the food comes from outside, the demography is most खाना बाहर से आता है। उनकी जनसांख्यिकी ऐसी है कि वहाँ बहुत सारे विदेशी हैं, और जीसीसी के सभी देशों में ज्यादातर शासन लोकप्रिय है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वह ऐसा करने का कोई तरीका नहीं अपनाएगा। For example, he has मिसाल के तौर पर उसने हाल ही में ईरान पर हमला किया है। रिपोर्टें आई हैं कि ईरान के 6-7 शहरों को निशाना बनाया गया है, लेकिन वह हमेशा ये सुनिश्चित करेगा कि उनके प्रमुख ऊर्जा ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला न हो, क्योंकि उसका सीधा असर पेट्रोडॉलर पर पड़ेगा, और यह वह नहीं करना चाहेगा। साथ ही ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल केन को जो ब्रीफिंग दी गई है, उसमें कमांडर इन चीफ को यह भी बताया गया है कि अमेरिकी सेना के पास इंटरसेप्टर की संख्या सीमित है। limited interceptors which are there with the US militaries. Now all these interceptors, everybody is aware of. अब ये सारे इंटरसेप्टर, हर कोई पैट्रियट, थॉड, फिर SM-6 यानी स्टैंडर्ड मिसाइल 6 जैसी चीज़ों से वाकिफ है। इनकी इन्वेंट्री भरने में या सारी कमियों को पूरा करने में लंबा समय लगता है। ये जल्दी नहीं होने वाला। तो आज राष्ट्रपति ट्रंप के पास एकमात्र विकल्प ईरान पर कुछ सीमित हमले करना है, और वही वह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि सीमित हमले ऐसे दुश्मन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा नहीं करते जो दृढ़ संकल्पित हो, जो अपने अस्तित्व के लिए युद्ध लड़ रहा हो, जो एक अस्तित्वगत खतरे का सामना कर रहा हो। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप बहुत मुश्किल स्थिति में है। यह उनके बारे में था। अब मैं ईरान की बात करता हूँ। ईरान की प्राथमिकताएं क्या हैं? Now I come to Iran. What is Iran's priorities? In my assessment, Iran's top priority is to get the मेरे आकलन में ईरान की सबसे बड़ी प्राथमिकता अमेरिकी सेनाओं को इस क्षेत्र से बाहर निकालना है। यही उसकी प्राथमिकता है। यह बात इस्लामाबाद MOU के अनुच्छेद 4 में भी दर्ज है। उसमें साफ कहा गया है कि इस MOU में अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर के 30 दिन बाद, यानी कुल 90 दिन में, अमेरिकी ईरान के आसपास से अपने सैनिकों को हटाना शुरू करेंगे। from proximity of Iran. मेरी व्याख्या के अनुसार ये GCC देशों से संबंधित है। GCC countries. अब क्योंकि यह ईरान की प्राथमिकता है, इसलिए ईरान के लिए होर्मुज जलमध्य पर पूरा नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। Control और इसी वजह से उसने हाल ही में ओमानियों की ओर से दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। the अब हम ओमानी प्रस्ताव से अवगत हैं। वे GCC देशों के साथ बातचीत कर रहे थे। aware of the Omani proposal. They were in talks with the GCC countries. They were in talks with America, and they came up with a proposal. वे अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को अब 50-50 कहा जा रहा है। हम जानते हैं कि होर्मुज जलमध्य में 2 रास्ते हैं। एक ईरानी रास्ता है जो ईरानी तटरेखा के साथ जाता है, और दूसरा ओमानी रास्ता है। तो वे जो कह रहे हैं, ओमानी प्रस्ताव में कहा गया है कि इसे 50-50 होना चाहिए। वाणिज्यिक जहाजों को दोनों रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति होनी चाहिए। साथ ही वे ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई टोल या शुल्क लगाया जाना है तो वह स्वैच्छिक होना चाहिए। ईरान ने इसे खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि आने वाला सारा यातायात, यानी वाणिज्यिक जहाजों को ईरानी चैनल से ही गुजरना होगा, जबकि बाहर जाने वाले वाणिज्यिक जहाज दोनों चैनलों से जा सकते हैं, ईरानी चैनल से भी और ओमानी चैनल से भी।
from the Iranian channel as well as the Omani channel. In other words, there is no way that Iran दूसरे शब्दों में, ईरान के लिए होर्मुज़ जल्दमरूमद पर अपनी पकड़ ढीली करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो अमेरिकी सेनाओं को इस क्षेत्र से बाहर जाने पर मजबूर करेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि सऊदियों ने भी अपने लिए समस्याएं खड़ी कर ली हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि आपके दर्शक उन समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं जो उन्होंने पैदा की हैं। हम जानते हैं कि यमनियों और सऊदियों के बीच युद्ध पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। सऊदियों ने यमनी बंदरगाहों के इस्तेमाल और उनके हवाई अड्डों के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगा रखी हैं। और इसी वजह से जब ईरान के सर्वोच्च नेता का अंतिम संस्कार हुआ, तो ईरानियों ने अंतिम संस्कार में यमनी प्रतिनिधिमंडल को लाने के लिए एक वाणिज्यिक विमान भेजा। वापसी के रास्ते में हम जानते हैं कि सऊदियों ने क्या किया। उन्होंने सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बमबारी की, क्योंकि उनके हिसाब से ये प्रतिबंधों के दायरे में है। और सऊदियों की मूर्खता के कारण यमनियों ने तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने बाब अल मंदब यानी लाल सागर के रास्ते को सऊदी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया है। ये बात हमें पता है। और इसके साथ ही उन्होंने सऊदी अरामको की तेल सुविधाओं पर हमला किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है। दरअसल आपके दर्शकों के लिए एक छोटी सी बात, अरामको का मतलब मूल रूप से अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी है। जब 1930 के दशक में तेल निकला, तब ये कैलिफोर्निया की एक कंपनी थी जहां आप आधारित हैं। इसलिए उन्होंने सऊदियों के साथ साझेदारी की। So they did a tie-up with the Saudis, and then we later know in 1974 how the petrol. और फिर बाद में 1974 में हमें पता चला कि पेट्रोडॉलर समझौता कैसे सामने आ रहा था। तो आज अरामको पूरी तरह सऊदियों के नियंत्रण में है, लेकिन इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा। तो यमनियों ने उसी को निशाना बनाया है। और मेरे आकलन में सऊदियों ने एक और गलती की है। उन्होंने वास्तव में युद्ध का दायरा बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि हाल में ऐसी रिपोर्टें आईं कि अमेरिकी बलों और सऊदियों ने इराकी प्रांतों पर हमला किया। उन्होंने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज को निशाना बनाया। अब पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज अपने आप में कोई मिलिशिया नहीं है। सबको पता है कि ये वे बल हैं जो सीधे इराकी प्रधानमंत्री के अधीन हैं। यानी एक तरह से ये राज्य के बल हैं। करीब 20 लोग मारे गए हैं। So they are in a way the state forces. Some 20 have been killed. The Popular Military Front Forces. पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज के और कोई 33 के आसपास लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट में यही कहा गया है। इसके नतीजे में ईरानियों ने जॉर्डन पर हमला किया है। उन्होंने जॉर्डन पर 4 या 5 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि सेंट्रल कमांड का कहना है कि उन सभी मिसाइलों को रोक लिया गया। और इतना ही नहीं, ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि मिस्र के तट से दूर मौजूद एक अमेरिकी एलेंजी टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि सऊदियों ने मूर्खतापूर्वक युद्ध का दायरा बढ़ा दिया है। ईरानियों को इससे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईरानियों के नजरिए से उनका मकसद अमेरिकियों को इस क्षेत्र से, पश्चिम एशिया से बाहर निकालना है। And how they are succeeding is that in Jordan, और वे इसमें कैसे सफल हो रहे हैं? जॉर्डन में जब ईरानियों ने मिसाइलें दागीं, तो उन्हें रोकना एक पहलू है, जैसा कि सेंट्रल कमांड दावा कर रही है। दूसरा पहलू यह है कि ऐसी रिपोर्टें हैं कि जॉर्डन के कुछ वरिष्ठ नागरिकों, कुछ जजों और कुछ सिविल सर्वेंट्स ने जॉर्डन की सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हमारी जमीन पर अमेरिकी फौजें एक बड़ी कमजोरी हैं, उन्हें वहां नहीं होना चाहिए। तो यह ईरान के फायदे में काम करता है। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान बिल्कुल स्पष्ट है, वह बहुत खुश है, लेकिन सऊदी घबरा रहे हैं। और अब रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी रक्षा मंत्री वॉशिंगटन गए हैं। उन्होंने सबसे पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की और वह राष्ट्रपति ट्रंप से भी मिले हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि तनाव कम करने की जरूरत है, तनाव बढ़ना नहीं चाहिए। तो जहां तक ईरानियों का सवाल है, वे निश्चित रूप से ड्राइवर की सीट पर हैं।
खेल पर उनका नियंत्रण है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सैन्य विकल्प उन्हीं के पास है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप के पास बस सैन्य विकल्प नहीं है। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने मौजूद सारी दुविधाएं समझाई हैं। चलिए अब इजराइल की बात करते हैं। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू व्हाइट हाउस में थे और उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक बहुत अच्छी रही, लेकिन उनका मकसद क्या है, उनकी प्राथमिकता क्या है, यही सवाल है जिसका जवाब उन्होंने खुद दिया है। अमेरिका रवाना होने से पहले ही उन्होंने इजरायल में यह साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि युद्ध तभी खत्म होगा जब ईरानी शासन गिर जाएगा, जो नहीं होगा, या फिर ईरान परमाणु हथियारों को छोड़ देगा। तो इस समय परमाणु हथियार प्राथमिकता है, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नहीं, बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए, क्योंकि परमाणु हथियारों का सवाल ईरान के कार्यक्रम, उसके परमाणु कार्यक्रम, उसके यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम और इस संभावना से जुड़ा है कि वे इन्हें बना सकते हैं। बेशक उनके पास यह तकनीक है। उनके पास विशेषता है। अगर वे 60% तक संवर्धन कर सकते हैं, तो जाहिर है वे 90% तक भी कर सकते हैं। इसलिए ये नेतन्याहू को चिंतित कर रहा है, क्योंकि ये सीधे उनके सपने के आड़े आता है, ग्रेटर इजराइल के जायोनिस्ट सपने के। और यही वजह है हमने हाल ही में NDIA में देखा, यानी 2027 का नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। आसान शब्दों में कहें तो ये पेंटागन का रक्षा बजट है। पीट हेग्सेथ ने सिर्फ $1.15 ट्रिलियन की मांग ही नहीं की है, जो बहुत बड़ी रकम है। और जाहिर है इस पैसे का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया के युद्ध में खर्च हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। दरअसल एक अलग ब्रीफिंग में पीट हेग्सेथ ने कहा कि अब तक युद्ध पर सिर्फ $37.5 अरब खर्च हुए हैं, लेकिन विश्वसनीय स्वतंत्र विश्लेषकों ने यह आंकड़ा पहले ही लगभग $100 अरब बताया है। तो यहाँ मुद्दा यह है कि उन्होंने बहुत बड़ा बजट मांगा है, ताकि मूल रूप से ये देखा जा सके कि वे इंटरसेप्टर्स कितनी जल्दी हासिल कर सकते हैं। और जाहिर है यह आसान नहीं होगा। इसके साथ ही इस अधिनियम में एक प्रावधान है। वह प्रावधान पश्चिम एशिया में IDF और अमेरिकी सेना के विलय की बात करता है। इसका मतलब यह है कि इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है। इसे हाउस ने मंजूरी दी है, सीनेट ने नहीं। और यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि वॉशिंगटन DC में इजराइल लॉबी की पकड़ बहुत मजबूत है। और मूल रूप से इस विलय का मतलब यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जो पश्चिम एशिया के युद्ध में इजरायलियों के साथ सहयोग कर रहा है, औपचारिक रूप से कमांडर इन चीफ के आदेशों के अधीन है, और वह है राष्ट्रपति ट्रंप। अगर ये विलय होता है तो अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ, यानी मूल रूप से अमेरिकी सेंट्रल कमांड, उनकी खुफिया एजेंसियां और इजराइल के प्रधानमंत्री वही सब बन जाएंगे। तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अमेरिका किस दिशा में जा रहा है। अब मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। आज पश्चिम एशिया में पाकिस्तान एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, और इसके 4 कारण हैं। पहला कारण यह है कि पाकिस्तान को सामूहिक सुरक्षा का काम सौंपा गया है। जैसा कि मैं पहले भी, मेरा ख्याल है, आपके कार्यक्रम में कह चुका हूं, 17 जून को जब इस्लामाबाद MOU पर हस्ताक्षर हुए और ईरानियों ने इसे इस्लामाबाद MOU कहा, तब MOU पर हस्ताक्षर करने वाले 2 राष्ट्रपतियों के अलावा, यानी राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पेजेशकियान के साथ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मध्यस्थ के रूप में हस्ताक्षर किए। और 17 जून को इस पर हस्ताक्षर हुए। 23 जून को राष्ट्रपति पेजेशकियान कई सलाहकारों के साथ पाकिस्तान गए। यह उनकी दूसरी यात्रा थी। इससे पहले वे अगस्त 2025 में गए थे। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक अहम बात, जिसकी रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन जिस पर उन्होंने पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ चर्चा की होगी, वह क्षेत्रीय ढांचे की जरूरत, और ये थी कि वह क्षेत्रीय ढांचा कैसा होगा।
अब क्षेत्रीय ढांचा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मार्च 2026 में किया था। यह उनकी मॉस्को यात्रा के बाद की बात है, जहां राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी 1.5 घंटे की बैठक हुई थी। इसके बाद वे बीजिंग गए। उन्होंने अपने समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और जब वह वापस आए तो तेहरान में पहली बार अरागची ने युद्ध के बाद के एक नए क्षेत्रीय ढांचे की बात की। उसका एक अहम हिस्सा यह होगा कि अमेरिकी बलों के पश्चिम एशिया से चले जाने के बाद अमेरिकी ढांचे की जगह एक इस्लामी ढांचा ले, और वे जाएंगे देर सबेर। अब इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि देखिए, पिछले साल सितंबर में, मेरा ख्याल है अगस्त या सितंबर में, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने औपचारिक रूप से एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो उनका कहना है कि अब पाकिस्तान को सऊदी अरब के समर्थन में आना चाहिए और ईरानियों या ईरानी सहयोगियों से लड़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सामूहिक रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, जो एक जीरो सम गेम है। हम सामूहिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल अलग चीज है और नई विश्व व्यवस्था के प्रमुखत्वों में से एक है। सरल शब्दों में, सामूहिक सुरक्षा का मतलब है कि सभी इस्लामी देश मिलकर काम करेंगे और बाहरी दखलंदाजी के खिलाफ खुद को मजबूत करेंगे। और यहाँ बाहरी दखलंदाजी से साफ तौर पर मतलब अमेरिका है। तो सामूहिक सुरक्षा पर हस्ताक्षर हुए। हम जानते हैं कि पाकिस्तानियों ने पिछले साल सऊदियों के साथ इस पर हस्ताक्षर किए थे और अब कुवैतियों ने उस रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है, जिस पर उन्होंने 2020 में पाकिस्तानियों के साथ हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद कुवैत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया। वह वहां कई दिनों तक रहे। उन्होंने तमाम वरिष्ठ नागरिक नेतृत्व से मुलाकात की। मेरी समझ के मुताबिक वह GAQ भी गए होंगे और फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मिले होंगे, और वह भी इस सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि खतर भी बहुत जल्द इस पर विचार करेगा। इसलिए मेरी समझ के अनुसार UAE को छोड़कर GCC के बाकी सभी देश देर सवेर इस सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के भीतर आना चाहेंगे, जिसमें पाकिस्तानियों की बड़ी भूमिका होगी। इसकी सीधी वजह मैंने आपके शो पर पहले भी बताई है। पाकिस्तान एक अनोखा देश है, एक मुस्लिम देश जिसके पास परमाणु हथियार है, एक ऐसा देश जिसके इजरायल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है, एक ऐसा देश जिसके सभी 57 OIC देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, और एक ऐसा देश जिसके पास विश्वसनीय पारंपरिक सैन्य क्षमताएं हैं। दुनिया में यह इकलौता देश है जिसके तीनों महाशक्तियों अमेरिका, चीन और रूस के साथ अच्छे संबंध हैं। तो ये पाकिस्तान का एक पक्ष है। पाकिस्तान का दूसरा पक्ष जो भूमिका वह निभा रहा है वह यह है कि क्षेत्र के भीतर वह सभी इस्लामी देशों को मजबूत कर रहा है ताकि वे भी सामूहिक सुरक्षा के दायरे में आ सकें। और मैं जिस पूरी बात की चर्चा कर रहा हूं उसे रूस के साथ साथ चीन का भी समर्थन हासिल है। यहीं पर क्वाड की बात आती है। क्वाड, जैसा कि हम जानते हैं, 4 देशों का एक डीला डाला समूह है। पाकिस्तान, मिस्र, थर्से, OTTUs। Pakistan, Egypt, Turkey, and Saudi Arabia. Now, this is not a military alliance. अब ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। ये सामूहिक रक्षा के बारे में नहीं है। ये सामूहिक सुरक्षा के बारे में है। पाकिस्तानियों का तीसरा काम, और ये बेहद अहम काम है, हालांकि बाकी 2 भी कम अहम नहीं है, यह है कि मेरे आकलन में फील्ड मार्शल असीम मुनीर ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सीधे बातचीत में है, और उनकी ईरान के सर्वोच्च नेता तक भी सीधी पहुंच है। मैं इस बारे में ब्यौरे में नहीं जाऊंगा कि चिट्ठियों का आदान प्रदान कैसे हुआ। आप जानते हैं, ईरान के गृह मंत्री सर्वोच्च नेता का पत्र लेकर वहां आए थे और फिर वे जवाब लेकर गए। उसके बाद अमेरिकियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी पाकिस्तान आया था। तो बात यह है कि असीम मुनीर ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन कंधों पश्चिम एशिया की शांति का बड़ा हिस्सा ठिका है। Much of the peace in West Asia rests.
and why I'm making this top statement. और मैं ये बात सबसे पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह उन दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ है। उन दोनों पक्षों के बीच ऐसे मतभेद हैं जिनका समाधान नहीं हो सकता। वे जल्द ही नहीं सुलझेंगे क्योंकि जैसा कि मैं पहले ही समझा चुका हूँ, मैं उस विषय में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और चौथी बात, जो कुछ भी हो रहा है मेरे आकलन में पाकिस्तानियों या खासकर फील्ड मार्शल असीम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो कर रहे हैं, यानी राष्ट्रपति ट्रंप उनसे जो चाहते हैं कि आप मध्यस्थता करें या ईरानियों को बातचीत की मेज पर लाएं, वह सब चीन तक पहुंचाया जा रहा है क्योंकि नई विश्व व्यवस्था में चीन बड़ा समर्थक है। और इसमें कोई संदेह न रखें, इस्लामाबाद में रूसी राजदूत भी पूरी तरह इस जानकारी में होंगे। तो ये पाकिस्तान की भूमिका के बारे में है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, और वो बात यह है Very important, I want to say a very important thing, and that thing is what is stuck right now is the negotiation. इस वक्त जो चीज अटकी हुई है वो बातचीत है। दोनों पक्ष बात करना चाहते हैं क्योंकि जहां तक ईरानियों का सवाल है, मैं कई बार कह चुका हूं कि ईरानी इस खेल में बढ़त पर हैं, लेकिन वे कूटनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। सीधी सी वजह यह है कि वे क्षेत्रीय ढांचा चाहते हैं। वजह यह है कि ये उनका भूगोल है। उन्हें जीसीसी देशों के साथ यहीं रहना है और वे नहीं चाहेंगे कि यहाँ बहुत ज्यादा तबाही हो। तो कूटनीति को जो प्राथमिकता वे दे रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वे जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे। वे जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। Och för mig ska bära helges. Så ska det bowling. Letting the Americans know who has won the game. Now, so in my understanding, when we look अब मेरी समझ के मुताबिक जब हम इस्लामाबाद एमओयू को देखते हैं तो उसके अनुच्छेद 13 में बहुत साफ कहा गया है कि 5 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद डेथ और अनुच्छेद डेथ। पहले मैंने 4 कहा था, बल्कि ये 5 अनुच्छेद हैं। ईरान और अमेरिका के बीच अंतिम समझौते पर बातचीत होने से पहले इन मुद्दों पर बातचीत होना जरूरी है। और याद कीजिए, जब एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए 3 समूह बनाए गए थे ताकि दोनों मुख्य पक्षों के बीच अंतिम बात होने से पहले इन पर चर्चा हो सके। और खतर तथा पाकिस्तान इन तीनों समूहों में मध्यस्थ के तौर पर मौजूद थे। और जब आप इन 5 मुद्दों को देखते हैं तो ये आखिर हैं किस बारे में? And when you look at these 5 things, what are they about? The first one is it talks about पहला मुद्दा यह है कि इसमें अनुच्छेद 1 की बात की गई है कि सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तुरंत और स्थायी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। और फिर एमओयू में उन्होंने लेबनान का जिक्र किया है। मेरा कहना है कि अब ईरानी इससे भी आगे जाएंगे और वे ऐसी बात पर जोर देंगे जो एमओयू में नहीं है। यमन को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इराकी पीएमएफ को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वे ईरान के सहयोगी हैं। इसलिए वे अनुच्छेद 1 में खास तौर पर इसकी भी मांग करेंगे क्योंकि समय ईरान के पक्ष में है। वे बहुत पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन वे पीछे कुछ असाधारण कर रहे हैं। एक नई विश्व व्यवस्था बस हो। a new world order is being created. The second, if you see the article which is article दूसरी बात, अगर आप अनुच्छेद 4 देखें तो उसमें नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की बात है और उसमें अमेरिकी बलों को ईरान के आसपास के इलाके से दूर रखने की बात है, जिस पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तीसरी बात, जो अनुच्छेद 5 है, उसमें वाणिज्यिक जहाजों के सुरक्षित आवागमन की बात है। मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि यह सब अधिकारियों और आईआरजीसी नौसेना की निगरानी में होना है। फिर वे एक बार फिर चाहते हैं कि ईरानी तेल निर्यात, जो एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही शुरू हो गया था लेकिन बाद में बंद कर दिया गया, उसे फिर से शुरू किया जाए। ईरानियों को अपना तेल, गैस और उनके डेरिवेटिव निर्यात करने की आज़ादी होनी चाहिए या उन्हें ऐसे सेंट प्राइस स्वतंत्र हो चाहिए। और फिर वे जो अनुच्छेद 11 है, अब तक में हुए हिम का नवसनो दो ये the release of their frozen funds. We know that some initial talks went on. हम जानते हैं कि शुरुआत में ईरानियों और खतरियों के बीच भी कुछ बातचीत हुई थी। अमेरिकी भी वहां मौजूद थे। कहा गया था कि खतर के बैंकों में जमे ईरानी फंडों में से करीब $6 अरब जारी किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मैं कहूंगा
कि अब ईरानी इस बात पर जोर देंगे कि बातचीत शुरू होने से पहले जमे हुए फंड, जो करीब 12 अरब डॉलर हैं, जारी किए जाएं। दूसरे शब्दों में कहें तो ईरानियों का अब सब्र जवाब दे चुका है। उन्हें अमेरिकियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्हें दो विश्व शक्तियों का समर्थन हासिल है। वे समझते हैं कि ट्रंप बहुत बुरी स्थिति में है और वे किसी भी तरह राष्ट्रपति ट्रंप को कोई राहत नहीं देंगे। जुल्फिकार, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। Thank you, Zulfikar, for your patience. Well, I was paying a मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था परवीन, और मुझे ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कहनी चाहिए। मैं बहुत बहुत जानकार और बेहद सक्षम टिप्पणीकारों से बात करता हूँ, लेकिन आप शीर्ष लोगों में हैं, सबसे बेहतरीन लोगों में से एक हैं। आपको सुनना सचमुच आनंद की बात है, खुशी की बात है, और मुझे सम्मान महसूस हो रहा है कि आप यहाँ हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शकों की राय भी वही होगी जो मैंने अभी व्यक्त की है। दरअसल उन्होंने टिप्पणियों में भी यही राय जताई है, और ये आपके हमारे चैनल पर पहली बार आने वाले कार्यक्रम को देखने वाले लोगों की संख्या से भी दिखता है। आपने जिन कुछ बातों का जिक्र किया, मैं उन पर बात करना चाहूंगा। आपने जो भी एक एक बात कही है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। every statement that you made, and as our audience knows, और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, हमें कुछ ऐसी विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी तक पहुंच मिलना हमारे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है जो हमारे पास आती है। उसे अपने दर्शकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, और उसमें से कुछ मैंने आपके साथ साझा किया है। आपने जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरह सही है, तथ्यात्मक रूप से सही है। दरअसल बहुत हाल की एक रिपोर्ट है कि लगभग 300 से 400 मैन पैड्स पाकिस्तान के रास्ते चीन से ईरान जाते हुए देखे गए। रॉयटर्स ने इसकी रिपोर्ट की है। हम अपने चैनल पर यह बात कह रहे हैं क्योंकि हमें इसकी जानकारी है, और इस्लामाबाद और चीन दोनों ने कहा है नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सच है। इसलिए चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के बीच संबंध बहुत 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 सिर्फ और and is what's in there. it's not going to go. It's only going to get stronger. This is based upon everything that I know. ये मेरी जानकारी की हर बात पर आधारित है। मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने इस पेट्रोडॉलर व्यवस्था को खड़ा किया था। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर मुझे गर्व हो। मैंने ये अपने जीवन के बहुत शुरुआती दौर में किया था, और जल्द ही समझ गया कि यह ऐसा काम नहीं था जो मुझे करना चाहिए। इसलिए मैं इससे अलग हो गया। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि इसकी संरचना कैसे बनाई गई थी और इसे कैसे स्थापित किया गया था। अमेरिका अपने सभी युद्धों का वित्तपोषण इसलिए कर पाया है क्योंकि उसके पास ये पेट्रोडॉलर है, और अब उसका आंकड़ा लगभग $40 ट्रिलियन है। तो मेरा मतलब है, यही बिल्कुल मुख्य वजह है कि ट्रंप इससे दूर नहीं जा सकते। भले ही वे चाहें, शायद वे चाहते हों, शायद वे निजी तौर पर इससे थक चुके हों, लेकिन उनके आसपास के लोग, उनके आसपास की ताकतें ऐसा होने नहीं देंगी। ईरान भी दूसरे पक्ष को इसे जारी रखने नहीं देगा। मेरा मतलब है, इसमें कोई शक नहीं कि यही पूरे संघर्ष का निर्णायक केंद्र है, इसकी असली कसौटी है। तो आपके हिसाब से ये कैसे आगे बढ़ेगा? और मुझे असीम मुनीर की भूमिका के बारे में भी पता है। मुझे उन व्यक्तिगत बातचीतों की जानकारी है जो हुई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जनरल हेडक्वार्टर गया, मुनीर से मिला, फिर मुनीर ने एक पत्र लिखा जो सीधे सुप्रीम लीडर तक गया, और हमने इस चैनल पर यह उम्मीद भी जताई थी कि शायद कुछ बातचीत होगी। लेकिन फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, वह सब बिखर गया, और सऊदी अरब ऐसे कारणों से जिन्हें कोई नहीं समझता अब इस ऐसी जंग का हिस्सा है जिसे जीता नहीं जा सकता। तो आपके हिसाब से इसका समाधान कैसे निकलेगा? So how do you think this resolves itself? See, this issue, when we देखिए, ये मुद्दा what is being done is जब हम समाधान की बुत नैमत तो जो कि ज़ारान वो इसे फैलाने की कोशिश है। अब समाधान पर आने से पहले हमें इस हिस्से को समझना होगा। अगर आप अनुमति दें तो यह लंबा है। कृपया आगे बढ़िए। इसे सिर्फ पश्चिम एशिया के भीतर ही नहीं फैलाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दोनों मोर्चों को मिलाने की कोशिश की थी, यूरोपीय मोर्चा और पश्चिम एशियाई मोर्चा। और उन्होंने ये कैसे किया?
एक वाणिज्यिक जहाज, हम सब जानते हैं, जो रूसी बंदरगाह से कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान जा रहा था, उस पर ईरानी ड्रोन ने हमला किया था। यूक्रेनी ड्रोन ने, यूक्रेन के ड्रोन ने। by the Ukrainian drones, by the Yes. Ukrainian drones. So, and immediately the top leadership. तो तुरंत ही ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने, हर एक ने अलग अलग कहा कि यूक्रेन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। For this. अब मुद्दा यह है कि जहां तक कैस्पियन सागर का सवाल है, कैस्पियन सागर शांतिपूर्ण रहा है। शांतिपूर्ण क्यों? इसका इस्तेमाल सिर्फ व्यावसायिक कामों, व्यापार और वाणिज्य के लिए हुआ है। इसकी सीधी वजह यह है कि जब आप आसपास देखते हैं, नक्शे को देखते हैं, तो कैस्पियन सागर के चारों ओर वे देश हैं जिन्हें CIS देश कहा जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, रूस से अलग हुए देश। इसलिए वहां की कहानी अलग है। सामूहिक सुरक्षा की उनकी अपनी अवधारणा है। तो यूक्रेनियों ने उसमें घुसने की कोशिश की है। अब दो बातें समझनी जरूरी हैं, और विजेता शक्तियों की परिपक्वता दिखाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। Of the winning powers. This is important. And then I'll come to answer your question. ये महत्वपूर्ण है, और फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज दो ताकतें हैं, ईरान और रूस। पश्चिम एशिया में ईरान और यूरोप में रूस। ये दोनों देश युद्ध जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और दोनों देशों के लिए खतरा अस्तित्व का है। ईरान को अस्तित्व का खतरा है, और रूस को भी अस्तित्व का खतरा है। तो जब कोई देश अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा हो, तो उसे कभी भी युद्ध के उद्देश्यों का दायरा नहीं बनाना चाहिए। उसे हमेशा अपने युद्ध के उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। युद्ध के बारे में ये बहुत सीधी सी बात है। हमेशा वे देश जो हार रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर यूक्रेन या पश्चिम एशिया के GCC देश, वे युद्ध का दायरा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। And this is precisely what the Ukrainians tried to do. और यूक्रेनियों ने ठीक यही करने की कोशिश की। तो हाल ही में, जाहिर है, रूसियों और ईरानियों ने आपस में बात की होगी, और उसके नतीजे में, जहां तक मेरी समझ है, सबूत यही कहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने 26 जुलाई 2026 को रूसी नौसेना दिवस के अवसर पर संबोधन दिया। वहां उन्होंने अपने बेड़ों के सभी कमांडरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की, चाहे वह प्रशांत बेड़ा हो, उत्तरी, बाल्टिक या काला सागर बेड़ा हो, और उन्होंने कैस्पियन सागर फ्लोटिला के कमांडर को भी शामिल किया। अब कैस्पियन सागर में फ्लोटिला ही है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि वहां कभी कोई सैन्य खतरा नहीं रहा। और यहीं पुतिन ने एक बहुत दिलचस्प टिप्पणी की। And here Putin made a very interesting remark. President Putin said and he praised राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, और उन्होंने ईरानी नौसेना IRGC की तारीफ की कि उन्होंने होर्मुज़ जलडमरू मध्य में जो किया है, उन्होंने इसे मच्छर बेड़ा कहा। और उन्होंने कहा कि शायद हमें भी कैस्पियन सागर फ्लोटिला के लिए मच्छर बेड़े पर विचार करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि रूस के कैस्पियन सागर फ्लोटिला में कुछ बड़े जहाज हैं, लेकिन मूल रूप से उसके पास छोटे छोटे कॉर्वेट हैं, जो वहां से अपनी कैलिबर मिसाइलिंग यानी क्रूज मिसाइलिंग दाग सकते हैं। मैं इनके विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पर्याप्त रूप से घातक मिसाइलें हैं। तो मेरा कहना यह है कि रूसियों ने बहुत साफ कर दिया है कि वे कैस्पियन सागर से आने वाले खतरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे। वे खतरे जो यूक्रेन से आ रहे हैं। यह एक अहम बात है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की प्राथमिकता, और राष्ट्रपति पुतिन ने अपने वीडियो सम्मेलन में परोक्ष रूप से इसका जिक्र भी किया था, यह है कि आज रूस के पास 9 परमाणु संचालित आइसब्रेकर हैं। दुनिया के किसी और देश के पास ऐसा नहीं है। दूसरे शब्दों में, उनकी प्राथमिकता उत्तरी समुद्री मार्ग है। उनकी प्राथमिकता मूलतः आर्कटिक महासागर के लिए खतरे पैदा करना है, क्योंकि ट्रंप इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि वे अब अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता यानी पश्चिमी गोलार्ध पर खर्च नहीं कर पाएंगे। और अगर अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध को सुरक्षित नहीं कर सकता, तो अमेरिका के लिए वैश्विक नेता बनना तो दूर, एक महान शक्ति बनना भी संभव नहीं है। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं, अब मुझे इसका जवाब देने दीजिए कि इसका अंत कैसे होगा। Now let me answer how this will end up.
So the only way I see this whole thing ending up is तो मुझे इस पूरी बात का अंत सिर्फ एक ही तरह से होता दिख रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप किसी न किसी चरण पर शायद पहले तो इजरायलियों और इजराइल लॉबी की तरफ से युद्ध जारी रखने और उसे फैलाने का काफी दबाव होगा, लेकिन उन पर युद्ध खत्म करने का भी बहुत ज्यादा दबाव है और उन्हें देर सवेरे समझ आ जाएगा कि वे होर्मुज जल डमरू मध्य का नियंत्रण ईरानियों से नहीं छीन सकते। इसलिए उनके लिए एकमात्र रास्ता कूटनीति का सहारा लेना है। यहाँ फील्ड मार्शल असीम मुनीर बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे और मुझे यकीन है कि वह से ही दोनों पक्षों से बात कर रहे और वो दोनों पक्षों का आंसर किया है। ये उनके लिए सहाय किया रहा, ये सब कर रहा है। by the either by he's the man who's doing all that. So the point is diplomacy will mean that तो बात यह है कि कूटनीति का मतलब होगा कि अमेरिकियों को इसे स्वीकार करना पड़ेगा। अमेरिकियों के पास एक विकल्प है, या तो वे दशकों तक जीसीसी देशों पर बमबारी करें, वहां पूरी तरह तबाही हो जाए, पेट्रोडॉलर खत्म हो जाए, या फिर इसे बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि पेट्रोडॉलर किसी न किसी रूप में बने रहें। और वे कैसे बने रहेंगे? मेरी समझ के मुताबिक जहां तक होर्मुज जल डमरूमध्य से होकर होने वाले पारगमन का सवाल है, संभव है कि वह अब अमेरिकी डॉलर में न हो। वह हर देश की स्थानीय मुद्रा में हो सकता है, जैसा कि ईरान के क्षेत्रीय ढांचे में कहा जाता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीसीसी देशों ने, सऊदी अरब जैसे देशों ने, यूएई जैसे देशों ने अमेरिकियों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता ढांचे में बहुत पैसा निवेश किया है। artificial intelligence infrastructure of the Americans. Because if you see, for example, Saudi, क्योंकि अगर आप देखें, उदाहरण के लिए सऊदी अरब को सऊदी समझते हैं और उनके पास एक विजन है जिसे विजन 2030 कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि वे जानते हैं कि तेल और गैस हमेशा नहीं रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ना होगा और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। और यहीं पर आप जानते हैं डॉलर में व्यापार की संभावना फिर भी रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से वह पेट्रोलर के स्तर तक बिल्कुल नहीं होगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप के पास एक विकल्प यह है कि वे ईरान के किसी भी अहम महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे पर बमबारी न करें और कूटनीति के जरिए एक निश्चित शुल्क स्वीकार करें। a certain fee through diplomacy, except that yes, Strait of Hormuz सिवाय इसके कि हाँ, होर्मुज जल डमरूमध्य 28 फरवरी से पहले जैसा था वैसा अब नहीं रह सकता और नहीं रहेगा। तो जुल्फिकार, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह आसान विकल्प नहीं है और यहीं पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन और रूस के समर्थन के साथ बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी और अमेरिकियों को समझाना होगा। जहां तक ईरानियों का सवाल है, उन्होंने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं और ठीक ही किया है। उनके लिए ये अस्तित्व का खतरा है और वे नहीं चाहते कि यह खतरा 2-4 साल बाद फिर उभर आए। इसलिए वे इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं और इसी वजह से वे होर्मुज जल डमरूमध्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। और मेरी समझ में कुछ ही वर्षों की बात है कि पश्चिम एशिया में हमारे पास एक क्षेत्रीय ढांचा होगा। Well, Praveen, I cannot. प्रवीण, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि ये बात सीधे इस स्थिति के मूल तक पहुंचती है, स्थिति के मूल तक। और हम अपने चैनल पर ट्रांजिशन प्रोटोकॉल में ये बात नियमित रूप से कहते रहे हैं। हाल ही में हमने अपने किए गए पूर्वानुमानों का आकलन किया और उस वास्तविकता का भी जो हमारे सामने आ गई, और हम बहुत उत्साहित थे। बस ये ध्यान दीजिए कि हमने जो लगभग हर बात कही थी वो वास्तविकता में सही साबित हुई है। आप सही हैं। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने मुझे जो विशेषाधिकार और सम्मान दिया है, उसकी वजह से मैं जानता हूं कि असीम मुनीर क्या कर रहे हैं और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकियों ने उनसे मुलाकात की और तुरंत ही दरअसल एक पत्र भेजा गया जिसे मोहसिन नकवी सुप्रीम लीडर के पास लेकर गए और ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, हाँ, हम बात करेंगे। और फिर ये हुआ। प्रवीण, एक और दबाव का बिंदु बन रहा है और आप इसे देख सकते हैं। वो दबाव आर्थिक है और दबाव ये भी है कि अमेरिका के पास सैन्य विकल्प खत्म होते जा रहे हैं। मेरा मतलब है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। उनके स्मार्ट बम खत्म हो रहे हैं।
उनकी स्मार्ट मिसाइलें खत्म हो रही हैं। अब उनमें उन्हें बनाने की क्षमता नहीं है। इसलिए ट्रंप चाहे जो करना चाहे या उनके आसपास के जायोनी प्रभाव के कारण उन्हें जो करने के लिए मजबूर किया जाए, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। तो आपके हिसाब से ये कितने समय तक चल सकता है, इससे पहले कि आखिरकार ये दबाव उन पर हावी हो जाए और उन्हें ये मानना पड़े कि होर्मुज जलदमरुमद का नियंत्रण ईरान के पास होना चाहिए? यही एकमात्र तरीका है जिससे ये खत्म होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए जुल्फिकार, पहली बात तो यह है कि ये युद्ध चल नहीं सकता। बहुत से अमेरिकी विशेषण, आप जानते हैं, अमेरिका की वियतनाम और अफगानिस्तान में भागीदारी का उदाहरण देते रहते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं हो सकता, दो वजहों से। पहली वजह यह है कि आज की दुनिया बहुत ध्रुवीय है। अमेरिका अकेली वैश्विक शक्ति नहीं है, ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 20% ऊर्जा गुजरती है और ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत एशियाई देशों को है। और इसके ऊपर अगर यमनी लोग बाब अल मंदब को सबके लिए बंद कर दें तो अतिरिक्त परेशानी पैदा हो जाएगी। करीब 12 से 15% व्यापार बाब अल मंदब से होकर गुजरता है। और मैं इससे भी थोड़ा आगे जाकर कहूं कि आप जानते हैं, एक विकल्प ऐसा भी है जिसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग कर रहे हैं, और वह भी मौजूद है। 2025 में हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान भी यही किया गया था। जहाजों को कैप ऑफ गुड होप तक ले जाया गया और फिर मोजाम्बिक चैनल से लाया गया, क्योंकि दोनों जलदरुमद बंद थे। ये बंद था, माफ कीजिए, बाब अल मंदब बंद था। दूसरा, होर्मुज जलदरुमद खुला था, तो यही हो रहा था, और जाहिर है इसमें ज्यादा समय लग रहा था। लेकिन इसके अलावा देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि 2019 से और खासकर हाल के समय में ईरान ओमान की खाड़ी में द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। वह त्रिपक्षीय अभ्यास कर रहा है जिसमें ईरान, रूस और चीन शामिल हैं। और सबसे हालिया वाला, मेरा ख्याल है, मार्च 2026 में हुआ था। फिर रूस के साथ उनका द्विपक्षीय अभ्यास चल रहा है। तो मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान भी वहां मौजूद है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप वही करते रहे जो वे कर रहे हैं, और अगर ईरानी किसी चरण पर, जो मुझे नहीं लगता कि जल्द होने वाला है, क्योंकि ईरान बहुत समझदारी से खेल रहा है, लेकिन अगर वे ये तय करते हैं कि अमेरिकियों ने जो नाकाबंदी लगाई है वह युद्ध की कार्रवाई है, तो नाकाबंदी में मौजूद अमेरिका के सारे जहाज एक बड़ा निशाना होंगे। वहां बहुत बड़ी असुरक्षा होगी और बाहरी ताकतों को अनुमति नहीं दी जाएगी। चीन की तरफ से, चीन जिबूती में बिल्कुल वहीं बैठा है, क्योंकि चीन बार बार कह रहा है कि युद्ध खत्म होना चाहिए। वे उसी पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि होर्मुज जलदरुमद अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल के लिए एक आंतरिक जलमार्ग है। यह ईरान और ओमान का आंतरिक जलमार्ग है। इसलिए बात बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। वैश्विक दबाव बढ़ता जा रहा है और वे खुद समझते हैं कि वे हर्बर्ट हूवर नहीं बनना चाहते। अमेरिका में भी एक बड़ी समस्या है। मैं मध्यावधि चुनावों की बात भी नहीं करूंगा, जिन्हें कई विश्लेषकों ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। मुझे नहीं पता कि वह कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं अमेरिकी नहीं हूं। तो मैं एक पर्यवेक्षक के तौर पर बात कर रहा हूं, जो पश्चिम एशिया में हो रही इन सारी घटनाओं को देख रहा है, और ये भी कि इनका यूरोपीय थिएटर और पश्चिमी गोलार्ध से क्या संबंध है। मैं सिर्फ भू राजनीति और रणनीति के नजरिए से देख रहा हूं। तो राष्ट्रपति ट्रंप को तय करना होगा कि क्या करना है। वो इसे ऐसे बार बार चालू बंद नहीं चला सकते। आप जानते हैं, एक दिन वह कहते हैं, ठीक है, मैंने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए, और फिर कहते हैं कि मैं दोबारा युद्ध शुरू कर रहा हूं। मेरा मतलब है, 11 अप्रैल को इस्लामाबाद की बैठक होती है। 21 घंटे बाद जेडी वेंस और उनकी टीम बाहर निकल जाती है।
फिर 13 तारीख को वह नौसैनिक नाकाबंदी लगा देते हैं। फिर 17 जून को MOU पर हस्ताक्षर करते हैं और फिर 7 या 8 जुलाई को वह दोबारा युद्ध शुरू कर देते हैं। Then on the 7th or 8th of July, he again starts the war. I mean, on a MOU he himself has signed. मेरा मतलब है, एक MOU पर उसने खुद दस्तखत किए हैं, तो उस आदमी की दुनिया में कोई विश्वसनीयता नहीं है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि ईरानी उस पर भरोसा करे, और ऐसा भी कोई कारण नहीं है कि दुनिया ईरान के साथ खड़ी न हो। कितने देश ईरान के साथ खड़े हैं, इसका सबूत आप सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार से ही समझ सकते हैं। करीब 4 करोड़ लोग आए थे। तो मैं जो बात कह रहा हूँ जुल्फिकार, वो ये है कि अब इस आदमी को तय करना है कि वो क्या करना चाहता है। मैंने जो कहा है और मेरा मानना है वो ये कि वो जाकर अपनी इस धमकी को सच में लागू नहीं कर पाएगा कि मैं ईरान को बमबारी करके खत्म कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपके पेट्रोडॉलर चले जाएंगे। बस इतनी सी बात है। Because then your petrodollars go. Simple. He will be bombing his petrodollars. He will be, if he does that, वह अपने पेट्रोडॉलर पर ही बमबारी करेगा। अगर वह ऐसा करता है तो वह उसी चीज पर बमबारी कर रहा होगा जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा है, यानी पेट्रोडॉलर का स्रोत। प्रवीण, मैंने आपको उतनी देर से ज्यादा रोके रखा जितना मैंने कहा था, लेकिन आपकी ओर से आई टिप्पणी इतनी दिलचस्प रही है कि आपके विश्लेषण की गहराई के लिए अपनी बेबाक तारीफ रोकना मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगता, और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरे कई सहयोगी भी, जिन्हें इस चैनल पर अपनी राय साझा करने के लिए बुलाया गया है, और वे लोग भी जिनसे मैं बात करता हूं जो बहुत जिम्मेदार पदों पर हैं। तो हमारे वैश्विक दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। thank you so much for our global audience. This has been an extraordinary session. ये एक असाधारण सत्र रहा, ऐसे व्यक्ति के साथ जिनके पास जबरदस्त ज्ञान है, गहरी समझ है, और जो एक बेहद अनोखा दृष्टिकोण लेकर आते हैं, जिसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए। अगर आप हमारे काम का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया हमारे सबस्टैक चैनल पर जाइए। नाम वही है, ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। पेड मेंबर बनिए। हम इसे सीधे आपके मेल बॉक्स में पहुंचाएंगे, और हम आपको हर हफ्ते ऐसी ही गुणवत्ता वाली टिप्पणियां और विश्लेषण देंगे, ऐसे लोगों से जो, जैसा कि आपने देखा, प्रवीण सैनी जैसे प्रतिष्ठित हैं, मेरे बहुत प्रिय सहयोगी हैं, और कुछ लोग तो लगभग हर दिन भी दिखाई देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे इतने सहयोगी दर्शक होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम इस बात की बहुत सराहना करते हैं कि आप हमें इतना समर्थन देते हैं। प्रवीण, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? Praveen, do you want to say anything? Thank you. मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत सनीड। क्राइड। Thanks a lot.